नमस्कार किसान भाइयों, ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर सतीश भोंडे प्याज पे काम करने वाला एक वैज्ञानिक हूँ और पिछले 45 साल से मैं प्याज फसल पर विभिन्न प्रकार का काम कर चुका हूँ और इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरा अनुभव और ज्ञान आपके साथ शेयर करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मित्रों, प्याज बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और इसमें खाद का या जो पोषक तत्व अपने फसल को लगते हैं इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। पोषक तत्वों का यदि उचित प्रयोग हुआ तो फसल की उपज तथा गुणवत्ता दोनों में वृद्धि तो होती ही है, लेकिन हमारा जो फसल के ऊपर व्यय हो रहा है उसमें भी कमी आ सकती है। इसलिए कुछ बातें जानना ज़रूरी है। फसल में जब हम कोई भी खाद या उर्वरक डालते हैं तो इसका मकसद होता है कि हमें अपने फसल के पोषण के लिए जो तत्वों की ज़रूरत है, जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है, उसको फसल के ज़रूरत के अनुसार दिया जाए। इसलिए इसे हम दो प्रकार में बांटते हैं। एक है बेसल, जो फसल जब हम लगाते हैं तब उसी समय कौन से खाद देना, कौन से उर्वरक देना, और दूसरा है खड़ी फसल में कौन से उर्वरक देना। उसी तरह से हमें ये भी देखना है कि कौन से तत्व या कितनी उर्वरक की मात्रा हम ज़मीन में दे सकते हैं और फसल की आवश्यकता के अनुसार पर्यायी छिड़काव करके हम स्प्रे के माध्यम से कौन से पोषक तत्व दे सकते हैं। मित्रों, आपको पता होगा कि 1 टन अगर प्याज की फसल कंद उत्पादन होता है तो 1 टन प्याज उत्पादन करने के लिए यह फसल 2.7 किलो नत्र, 1.3 किलो फॉस्फोरस तथा 3.9 किलो पोटास इतने तत्व है लेती है। इसके साथ हमारे जो पत्तों के बढ़वार है, जड़ों के बढ़वार है, इसके लिए भी कुछ खाद या कुछ अन्य तत्व लगते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे जमीन की जो उपज शक्ति है, जिसे हम फर्टिलिटी स्टेटस कहते हैं, उसके अनुसार हमें इन उर्वरकों की मात्रा में कम ज़्यादा प्रमाण हम कर सकते हैं। उसी तरह मेरा ये सबसे अनुरोध रहता है कि आप कम से कम 2 या 3 साल में एक बार अपने मिट्टी की जांच अगर कराएंगे तो हमें अच्छी तरह से पता लगेगा कि हमें कौन से तत्वों की ज़्यादा ज़रूरत है, कौन से तत्वों की कम ज़रूरत है, जिसके आधार पे हम अपने उर्वरकों का प्रबंधन है वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब जहाँ तक बेसल डोज जो हम कहते हैं, जो फसल लगाने के साथ ही देना है, उसमें नत्र, स्फुरद, पालाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसके साथ हमको गंधक भी देना है। प्याज फसल के लिए गंधक बहुत ज़रूरी है और इस गंधक का हमारे फसल के उपज के लिए, उस पे आने वाले बीमारियों के लिए, उसी तरह ये जब प्याज आप भंडारण में रखते हैं तो भंडारण में उसकी हानि कम होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये गंधक निभाता है। प्याज में जो तीखापन है वो गंधक के कारण आता है, इसलिए गंधक का प्रयोग ज़रूर हमें करना चाहिए। दूसरा एक है कि पहले हम लोग आधी नाइट्रोजन शुरू में और आधी नाइट्रोजन 1 या 1.5 महीने तक हम दे सकते थे, और फॉस्फोरस और पालाश हम शुरू में ही सब देते थे। अभी यह बदलाव हमें करना है कि ये सारे फर्टिलाइजर्स या सारे उर्वरक जो है हमें स्प्लिट करके, मतलब विभाग करके देने हैं, एक साथ नहीं देने हैं, चाहे वो फॉस्फोरस हो चाहे वो पालाश हो। लेकिन इसमें नाइट्रोजन ये 3 या 4 मात्रा में हमें बांट के देना है और फास्फोरस और पालाश ये 3 मात्रा में हमें बांट कर देना है।
शुरू में हम लोग 25% इनकी खाद की मात्रा दे सकते हैं। उसके बाद में 25% हम 20 से 25 दिन के बीच में देना चाहिए, और 25% जो है वो 40 से 45 दिन के बाद देना चाहिए। और नाइट्रोजन का जो आखिरी हफ्ता है वो हमें 55 से 60 दिन के भीतर देना चाहिए। प्याज की फसल 60 दिन के होने के बाद इसे कोई भी उर्वरक जमीन से नहीं देना। इसी तरह से एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी नाइट्रोजन का अधिक उपयोग ना करें। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, इसमें नाइट्रोजन से ज़्यादा पालस की ज़रूरत फसल को होती है, इसलिए पालस का प्रयोग हमें ज़्यादा करना भंडारण के दृष्टि से उचित होता है। लेकिन नाइट्रोजन का अगर हमने प्रयोग ज़्यादा किया तो भंडारण में हमारी क्षति ज़्यादा होगी, नुकसान ज़्यादा होगा। उसी तरह से प्याज के जो कंद की गर्दन है वो मोटी हो जाएगी, पत्तियों की बढ़वार ज़्यादा हो जाएगी और फसल तैयार होने में देर लगेगी। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और जब ज़मीन या मिट्टी की हम जांच कराते हैं तो इसमें जो प्रमुख पैरामीटर्स होते हैं उसमें पीएच जानना ज़रूरी होता है, जिसके आधार पर हमें ये निर्धारित कर सकते हैं हम लोग कि हमारे ज़मीन में से कौन से तत्व फसल अच्छी तरह से ले सकती है, या हमें फसल को फायदा होने के लिए उर्वरक किस रूप में हमें देना चाहिए। उसी तरह से ईसी यानी क्षार हमारी ज़मीन में कितने हैं। वैसे तो प्याज फसल कुछ हद तक क्षार को सह लेती है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्षार हो या पानी अगर आपका खारा हो तो आप जो उर्वरक देते हैं उसका अच्छा परिणाम हमें नहीं मिलता और व्यय में बढ़ोतरी होती है। उसी तरह से ऑर्गेनिक कार्बन, सेंद्रीय कार्बन जिसे कहते हैं, इसे जानना भी ज़रूरी है, जिसके आधार पर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी फसल कितनी उपज दे सकती है। उसी तरह से हमें जब हम बेसल एप्लीकेशन करते हैं तो हमें उसमें कुछ खाद डालने होते हैं, साथ ही नीम की खली इसमें ज़रूर डालिए, जिससे कि ज़मीन से जो कीड़े और जो सूत्रकृमि होते हैं, निमेटोड्स होते हैं, उसका भी प्रबंधन हो सके। उसी तरह से पीएसबी फॉस्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया का ज़रूर हमें शुरू से ही उपयोग करना चाहिए खाद देते समय, जिससे कि जो फॉस्फोरस या जो स्फुरद हम देते हैं वो उसकी सिर्फ 20% मात्रा हमारे फसल को मिलती है। बाकी फॉस्फोरस ज़मीन में स्थिर हो जाता है या वो जो उपलब्ध नहीं हो पाता, उसे उपलब्ध कराने के लिए इसमें जो विभिन्न प्रकार के जीवाणु रहते हैं वो मदद करते हैं और हमारा फॉस्फोरस जो ज़मीन में स्थिर हो चुका है, फिक्स हो चुका है, वो हम अपने फसल को प्राप्त करा सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आगे के लिए हम आपसे और बात करेंगे। यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप ग्रेग मास्टर ऐप में पूछिए, आप बताएंगे, हम इस विंडो पर जाकर के अपने सवाल पूछ सकते हैं।